हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास इसमें भारत में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ेंगे। यह तीसरा वीडियो है। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को मुख्यालय बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे नीनो डी कुन्हा 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को मुख्यालय बनाया। फ्रेंड्स, ये पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने फैक्ट्री का निर्माण किया था। मतलब अपने सबसे पहले वहाँ पे कारखाना बनाया, वहाँ के जगह को ऑक्यूपाई करके। और अभी ये नीनो डी कुन्हा क्या कर रहा है, कोचीन की जगह गोवा में अपना मुख्यालय बना रहा है। तो ये किसका मुख्यालय है? पुर्तगालियों का मुख्यालय है। नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे, मद्रास, हुगली, बंगाल व दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नीनो डी कुन्हा ने सेंट थोमे जगह का नाम है मद्रास में, हुगली बंगाल का जगह का नाम है, दीव काठियावाड़। फ्रेंड्स, ये काठियावाड़ गुजरात में है, में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। मतलब पुर्तगाली बस्तियां बसाई यहाँ पे। नीनो डी कुन्हा ने अफ्रीका समुद्री तट मोम्बास पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, ये अफ्रीकी समुद्री तट है। जैसे हम लोग के पास है ना केरल, सब भारत के पास केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब तट मिलता है ना, उसी प्रकार अफ्रीका का एक तट है मोम्बास। इस पर नीनो डी कुन्हा मतलब कि पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। नीनो डी कुन्हा के समय में ही बंगाल में सतगांव, चटगांव तथा हुगली में पुर्तगीजों के व्यापारिक केंद्रों का प्रसार हुआ। पुर्तगीज चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है नीनो डी कुन्हा के समय में बंगाल में सतगांव, चटगांव, हुगली में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र का प्रसार हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुर्तगाली, उसको पुर्तगाली और पुर्तगीज ये सब कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सब ये पुर्तगाली ही है। पुर्तगीज चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। फ्रेंड्स, बंगाल की बात करें तो वो उसका शेप कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे करके। तो हमारा सतगांव यहाँ पे हो जाएगा, सतगांव यहाँ पे हुगली हो जाएगा, और एकदम इधर म्यांमार की तरफ हमारा चटगांव होगा, चटगांव। और ये चटगांव को क्या बोलते थे पुर्तगीज? महान बंदरगाह बोलते थे। पुर्तगालियों के आगमन के परिणाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके आने से भारत में क्या क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिणाम। 1542 ईस्वी में संत जेवियर पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन फ्रांसिस अल्फांसो डिसूजा के साथ आगमन हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है 1542 ईस्वी में संत जेवियर पुर्तगाली गवर्नर के साथ उनका भारत आगमन हुआ। तो संत जेवियर किनके साथ भारत आए? पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन फ्रांसिस अल्फांसो डिसूजा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लंबा सा नाम है तो थोड़ा याद रखना है। इसका लास्ट वर्ड भी आप लोग को एग्जाम में पास करा सकता है, डिसूजा भी कहेंगे तो भी चलेगा। इतिहास में इतना चलता है। संत जेवियर पूर्वी जगत के प्रधान ईसाई प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारक थे। उन्होंने कन्याकुमारी व एडम ब्रिज के बीच रहने वाले जनजाति मछुआरों तथा मालाबार तट के मछुआरों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने मतलब संत जेवियर ने कन्याकुमारी, एडम ब्रिज
के रहने वाले जनजातीय मछुआरों एवं तथा मालाबार तट यहाँ के मछुआरों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया मतलब ईसाई धर्म बना दिया। फ्रेंड्स, भारत में कन्याकुमारी यहाँ पे एकदम लास्ट में देखिएगा। अगर आप देखें तो अगर ये भारत का मैप है और ये श्रीलंका है यहाँ पे, तो कन्याकुमारी एकदम यहाँ पे होगा कन्याकुमारी, और यहाँ पे है एडम ब्रिज, जिसे कहा जाता है कि ये राम का वो राम सेतु है। राम सेतु भी इसे एडम ब्रिज को ही राम सेतु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एडम और कन्याकुमारी और एडम ब्रिज पता चल गया। अब यहाँ पे मालाबार यहाँ पे होता है एकदम मतलब कि केरल और कर्नाटक को टच करते हुए एकदम पतला सा लाइन यहाँ पे खींचिए गोवा से नीचे, तो वो मालाबार का एरिया होगा। भारत के एकदम पश्चिम का एकदम किनारा एरिया, यहाँ वाला एरिया, वो पूरा केरल भी नहीं होगा, पूरा कर्नाटक भी नहीं होगा, एकदम किनारा वाला टच वो होगा मालाबार तट। तो फ्रेंड्स, यहाँ के जनजातियों को भी, मछुआरों को भी और यहाँ के सबको ईसाई धर्म में दीक्षित किया। किसने? तो संत जेवियर ने। और ये कब आया? तो 1542 ईस्वी में भारत आया। 1552 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने निचली जाति के 7000 भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत जेवियर की मृत्यु से पहले उन्होंने निचली जाति मतलब हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इतना हमें पता है कि भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी। हमारे पूर्वज में ये भावना थी कि ये नीच है, छोटा है, ये जाति का है, वो जाति है, तो वही नीची जाति के लोगों को, जिनकी संख्या 7000 थी, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। मतलब वो लोग ईसाई 7000 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, मतलब ईसाई धर्म को मानने लगे। 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा घृणित ईसाई धर्म न्यायाधिकरण व्यवस्था का प्रचलन किया गया। 1560 ईस्वी, फ्रेंड्स यहाँ पे 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा एक न्याय व्यवस्था, धार्मिक न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई, इसका प्रचलन होने लगा। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ईसाई धर्म ऐसा था वैसा था, क्योंकि आप देखिए कोई भी धर्म रहते रहते ना उसमें कमियां आने लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पुर्तगालियों के साथ भी ऐसा होने लगा। धीरे धीरे धर्म न्यायाधिकरण व्यवस्था का प्रचलन किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। इसके अंतर्गत मतलब इस धर्म न्यायाधिकरण व्यवस्था के अंतर्गत गैर ईसाइयों मतलब कि जो ईसाई नहीं हो, ईसाई धर्म को स्वीकार कर छोड़ देने वाले, मतलब ईसाई धर्म को पहले हम मानते थे अब छोड़ दिए, वैसे व्यक्ति जिन्हें ईसाई पादरी ईसाई धर्म के लिए घातक समझते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईसाई पादरी जिन्हें घातक समझते थे, वैसे जो गैर ईसाई थे और जो स्वीकार करके छोड़ दिए थे, ये बेसिक है कि पादरियों को लगेगा कि हो सकता है कि हमारे धर्म के लिए ये खतरा हो, तो उन्हें जिंदा जलाने व क्रूरतापूर्वक दंड देने का विधान था, मतलब दंड देने का रिवाज था, विधि था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्रूरता दिखाया जा रहा है उनके साथ, जो ईसाई धर्म के लिए खतरा लग रहा था पादरियों को। तो इसमें यही बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, अभी जो डिस्कस किए वही वाला 1560 ईस्वी में गोवा में इस न्यायालय की स्थापना की गई। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाकर भारत में प्रचलन किया। फ्रेंड्स, एक तरफ हो गया हमारी सामाजिक स्थिति, आप अभी देख रहे हैं पुर्तगालियों के द्वारा एक धर्म न्यायाधिकरण न्यायालय की स्थापना की गई और उसमें ऐसे दंड के विधान किए गए।
वो हमारे लिए गलत था कि उन्होंने इस प्रकार के दंड विधान की का प्रचलन भारत में करवाया। लेकिन हम लोग, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाकर भारत में प्रचलन किया। फ्रेंड्स, हो सकता है कि भारत के किन्हीं भागों में ये चीज़ होते होंगे, लेकिन इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। मतलब कि पुर्तगाली जब से आए तब से इनका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होने लगा, मतलब प्रचलन होने लगा। इससे सब कोई वाकिफ़ हो गए। उन्होंने, मतलब पुर्तगालियों ने, काजू, अनानास, लीची, संतरा, पपीता, मूंगफली आदि पुर्तगालियों की ही देन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, इतने सारे चीज़ पुर्तगालियों के द्वारा ही लाई गई भारत। तो ये मत सोचिएगा कि पुर्तगाली आए ऐसा ऐसा किया। हाँ, धर्म के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे इतने सारे देन पुर्तगालियों की ही है। पुर्तगाली के द्वारा ही भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आरंभ हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग अगर कहीं पे चर्च देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें कुछ वास्तुकला में थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। उनकी जो कारीगरी होती है ना, वो अलग होती है। जैसे आप अगर मस्जिद को देखेंगे तो उनका गुंबद की तरह ऐसे होता है, ऐसे वाला होता है। गुरुद्वारा को देखिएगा, घर का, मतलब कि जो मस्जिद होता है, मस्जिद का बनावट कुछ इस तरह का होता है, इनका ये शेप होता है। मंदिर का यहाँ पे ऐसे होता है यहाँ भारत में। तो ईसाइयों का क्या था, वो इस तरह से लंबा जाते थे, ऐसे लंबा, और ये नुकीला 3 कोण रहता था। इसे कहते थे गोथिक स्थापत्य। तो आप लोग चर्च देखे होंगे, उसमें यही चीज़ होता है। तो गोथिक परंपरा का, गोथिक स्थापत्य कला किसके द्वारा भारत आई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अक्सर स्टूडेंट लाइफ में कुछ लिखना नहीं चाहते, और अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचेगा। वो आप लोग जानते ही हैं लिखने में कितना प्रॉब्लम होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का होना कितना ज़रूरी है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस लाया कौन? पुर्तगालियों ने लाया, वो भी कहाँ? गोवा में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पुर्तगालियों ने सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया है। पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी कहते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को, मतलब वो उसको बोलते थे, हम लोग तो समुद्र बोल देते हैं आजकल, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब हम लोग नाम पकड़ते हैं। लेकिन पुर्तगालियों के समय ऐसा कुछ नहीं था। वो एस्तादो द इंडिया अपनी तरह से नाम पकड़ के बुलाते थे। और वो क्या कहते थे? वो लोग कहते थे हम समुद्र का स्वामी हैं, हम समुद्र का मालिक हैं। पुर्तगालियों ने कॉटेज और अरमंडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था लागू किया था जिसका नाम था कॉटेज अरमंडा काफिला। फ्रेंड्स, ये कोई एक, जिस तरह से शहर में छोटे छोटे वाहनों को घुसने के लिए परमिट दिया जाता है, खासकर वो जो सार्वजनिक हो, जैसे कि ऑटो वाले, उनको शहर में एंट्री करने से पहले एक परमिट बनवाना पड़ता है, तब वे शहर के अंदर घुस सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये एक परमिट टाइप का ही था। उसी प्रकार पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, जहाँ पे अरबी, भारतीय जहाँ भी व्यापार करते थे, भारतीय हो या अरबी, उनसे वो इस कॉटेज अरमंडा काफिला के द्वारा कुछ शुल्क लिया करते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने व उस पर कर लगाया और इस व्यवस्था को वे सही ठहराते थे।
फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार, आपको पता होगा ये भारत का मैप है, तो इस तरह से ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और फिर ये दक्षिण। तो फ्रेंड्स, हिंद महासागर इस एरिया में है भारत के, और यहाँ पे पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण किया यहाँ पे, और उस पर कर लगाया, और यहाँ पे कर लगा के वो इस कर को सही ठहराते थे। उनका मानना था कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरबी व भारतीय जहाज जिन्हें कॉटेज प्राप्त होते थे, वे भी काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे कॉटेज परमिट देने के बावजूद अरबी और भारतीय जहाज काली मिर्च, गोला बारूद, फ्रेंड्स ये काली मिर्च हिंदी में बोला जाता है और इसे हमारे यहाँ गोलकी कहा जाता है। ये गोल गोल काले रंग का होता है, ना उसको और ना ही गोला बारूद उसे नहीं ले जाने दिया जाता था। मतलब परमिट होने के बावजूद कोई भी काली मिर्च और गोला बारूद उस रास्ते नहीं ले जा सकता था, हिंद महासागर के रास्ते। मुगल बादशाह सूरत से मोरवा जाने वाले जहाज़ों के लिए कॉटेज प्राप्त करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल बादशाह सूरत से मोरवा जाने वाले जहाज़ों के लिए परमिट प्राप्त करते थे, कॉटेज परमिट, सेम चीज़। अकबर ने भी पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कॉटेज प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर जो शासक था भारत के, मुगलों में महान शासक थे, उन्होंने भी पुर्तगालियों से ये कॉटेज प्राप्त की थी, निःशुल्क कॉटेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे कोई इनका विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारे मुगल बादशाह अकबर भी इस चीज़ से मतलब कि ना नहीं कह रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो पुर्तगालियों का सहयोग करते हुए वो भी कर दे रहे हैं। पुर्तगालियों के पतन के कारण, फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, वो किस प्रकार वो यहाँ पे उनका पकड़ कमज़ोर हुआ और धीरे धीरे उनका शासन या उनका जो व्यापार था वो ख़त्म हुआ। पतन एक तरह से आप इसका अर्थ समझ ले, पतन मतलब जो चीज़ अब नहीं रहा, ख़त्म हो गया। पतन, ख़त्म, थोड़ा समझने के लिए और हम लोग को किताबी लैंग्वेज यूज करना है, इसलिए हम पतन लिखेंगे, ख़त्म नहीं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समझने के लिए बोला गया है कि उसका पकड़ कैसे कमज़ोर हो रहा है, इस चीज़ को ही पतन कहा जाता है। धार्मिक असहिष्णुता की नीति, फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, पुर्तगालियों ने अपने साथ ईसाई धर्म को लाया भारत में, तो उसके चलते वहाँ के इलाका में धार्मिक असहिष्णुता, मतलब कि सहने योग्य नहीं, असहिष्णुता का अर्थ हुआ सहने योग्य नहीं या जो सहा नहीं गया। तो इसका मतलब हुआ कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति मतलब हुआ कि धर्म का यहाँ पे विरोध हुआ। हम लोग भारतीय हैं और जल्दी से हम किसी के भी रीति रिवाज को अडॉप्ट नहीं करते। वो बहुत ही मतलब माइनर केस होता है जब यहाँ कोई सभ्यता संस्कृति, एक ऐसा नहीं होता कि सभ्यता संस्कृति आया बोला कि हाँ ये चीज़ मानो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन देखा जाए इतिहास में ऐसा देखा गया है, वैसे लोग जो बहुत निम्न तबके के हैं, उनका सामाजिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के अट्रैक्शन से ये होता है ना कि कोई भी जब छोटा रहेगा तभी तो कोई बड़ा रहेगा ना। तो इस प्रकार अगर कोई निचली जाति का भी अगर ईसाई बन रहा है तो ऐसा होता है समाज में कि हम उसको फिर दबा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सामाजिक विद्वेष होने लगता है और धार्मिक असहिष्णुता होने लगती है। भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों की आक्रामक नीति, कॉटेज अरमंडा काफिला। फ्रेंड्स, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। इस कारण भी उनका पतन हुआ भारतीय
भारत में उन्होंने कॉटेज अरमंडा काफिला का प्रचलन करवाया। व्यापार के साथ ही लूट मार की नीति भी जारी रखना। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुर्तगाली व्यापार तो कराते थे, मतलब कॉटेज परमिट देते थे और साथ ही साथ लूट मार करते थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में व्यापारियों को हानि होती थी। तो कोई भी व्यापारी ऐसा क्यों करना चाहेगा? जब हम अपनी सेफ्टी के लिए परमिट ले रहे हैं, उसके बाद भी हमको सुरक्षा नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए भी उनका पतन हुआ कि अगर व्यापारियों के साथ उनका संबंध रहता तो हो सकता है कि व्यापारी भी उनको मदद करते कि हाँ, आप यहीं पे रहिए बोल के। नए उपनिवेश ब्राज़ील की खोज, फलता भारत से ध्यान कम हो जाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है एक नया उपनिवेश पुर्तगालियों के हाथ लगा, वो था ब्राज़ील। इसलिए उनका जो आकर्षण था भारत की ओर कम होने लगा। अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, जिसमें पुर्तगालियों का पिछड़ते जाना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोपीय कंपनियों, मतलब सब तो यूरोप से आए थे, लेकिन उनके जो कंपनी था उनमें आपस में लड़ाई होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी, जिसमें पुर्तगाली हार जाते थे, पिछड़ जाते थे। इस कारण पुर्तगालियों का पतन हुआ। पुर्तगाली गवर्नरों पर पुर्तगाली शासकों का अत्यधिक नियंत्रण। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगाल एक गवर्नर भेजता था भारत में, पुर्तगाली गवर्नर। तो इसको जो भेजने वाला होता था वो क्राउन होता था, मतलब वहाँ के जो राज